हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग। और आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए चलिए समझते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि नेचुरल रिसोर्स क्या होता है। तो नेचुरल रिसोर्सेज आर मटेरियल विच फाउंड इन नेचर। नेचुरल रिसोर्स क्या होता है? नेचुरल रिसोर्स एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि नेचर में पाया जाता है, जैसे एग्जाम्पल में एयर, वाटर हो गया, लैंड हो गया, प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, ये सब क्या है? सब नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है, तो समझ में आ गया नेचुरल रिसोर्स क्या होता है। नेचुरल रिसोर्स एक ऐसा रिसोर्स होता है जो कि पाया जाता है नेचर में। एग्जाम्पल में एयर, वाटर, लैंड, प्लांट, एनिमल, यही तो है। अब हम लोग आगे देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एबंडेंस एंड अवेलेबिलिटी। अगर हम बात करें एबंडेंस की बेसिस पे या अवेलेबिलिटी की बेसिस पे कि वो चीज़ है कितनी मात्रा में, तो दो टाइप्स के रिसोर्स होते हैं, जैसे कि इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स और एग्जॉस्टिबल रिसोर्स। इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स क्या होता है? द रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन वेरी लार्ज अमाउंट और गेट रिन्यूड वेरी फास्ट। एग्जॉस्टिबल रिसोर्स एक ऐसा रिसोर्स होता है जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में तो है, और वो क्या कर सकते हैं, खुद को रिन्यू भी कर सकते हैं बहुत जल्दी। यानी वो अगर ख़त्म भी हो जाते हैं तो वो अपने आप को बहुत जल्दी बना भी सकते हैं। यही एग्जॉस्टिबल रिसोर्स होता है। ठीक है, एग्जाम्पल में बात करें तो एयर हो गया, हवा जो है ये बहुत लार्ज अमाउंट में यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में है, और ये वापस बन सकता है, यानी ये खत्म नहीं होगा। जैसे सनलाइट हो गया, सनलाइट वो तो खत्म होने वाला चीज़ है नहीं। वाटर हो गया, रेनफॉल हो गया, सैंड हो गया, ईटीसी, ये सब इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स है। तो इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स एक ऐसा रिसोर्स होता है जो कि प्रेजेंट है, बहुत लार्ज अमाउंट है, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में है। ठीक है, और वो खुद को बहुत जल्दी बना भी सकते हैं, वापस रिन्यू हो सकते हैं। ठीक है, यानी फिर से बन सकते हैं। यही होता है इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स। ठीक है, अब ये एग्जॉस्टिबल रिसोर्स क्या होता है? एग्जॉस्टिबल रिसोर्स वो रिसोर्स होता है जो कि विच विल रन आउट इफ़ वी कीप यूजिंग देम कंटिन्यूसली। जो कि खत्म हो जाएगा अगर हम उसको कंटिन्यूसली यूज़ करते रहेंगे। अगर हम उसको कंटिन्यूसली यूज़ करते रहेंगे तो वो क्या होगा? खत्म हो जाएगा। इसी को हम लोग एग्जॉस्टिबल रिसोर्स बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में सॉइल, ठीक है, जैसे कोल, ज़्यादा मात्रा में अगर हम लोग कोल का यूज़ करेंगे तो कोल खत्म हो जाएगा। जैसे पेट्रोलियम, ज़्यादा मात्रा में अगर पेट्रोलियम का यूज़ करेंगे तो पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा, पेट्रोल। ठीक है, तो यही था एग्जॉस्टिबल और इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स। ठीक है, अब हम लोग आगे देखें तो ये जो एग्जॉस्टिबल रिसोर्स है ये भी दो टाइप्स का है, एक रिन्यूएबल एग्जॉस्टिबल रिसोर्स, एक नॉन रिन्यूएबल एग्जॉस्टिबल रिसोर्स। ठीक है, पढ़ते ही रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है। रिन्यूएबल रिसोर्स वो रिसोर्स होता है विच कैन जनरेट देमसेल्फ, जो कि खुद से बन सकते हैं, इन रीजनेबल टाइम, जिसको समय तो लगेगा लेकिन वो खुद से बन जाएगा। ठीक है, ये रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है? रिन्यूएबल रिसोर्स एक ऐसा रिसोर्स होता है जो कि खुद को बना तो सकता है लेकिन इसको समय लगेगा बनाने में। जैसे सॉइल, मिट्टी अगर खत्म होता है तो वो बन तो जाएगा लेकिन उसको बहुत समय लगेगा बनने में। ठीक है, जैसे वाइल्ड लाइफ, जैसे फॉरेस्ट, ईटीसी। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स एक ऐसा रिसोर्स होता है जो कि अपने आप को रीजनरेट नहीं कर सकता, यानी वो फिर से नहीं बन सकता है, कैन नॉट बी रीजनरेटेड, खुद से नहीं बन सकता है विद द स्पीड एट द कंज्यूम। मतलब जितने स्पीड से ये खत्म हो रहा है उतने स्पीड से ये बन नहीं सकता है। इसी के लिए ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। इसको बनने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, तब तक तो रिसोर्स खत्म हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल बात करें कोल जो है, इसको बनने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा, बन तो जाएगा लेकिन बहुत लंबा समय लग जाएगा, तब तक कोल का नामो निशान खत्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ईटीसी। ठीक है, ये रिन्यूएबल रिसोर्स जो है ये खुद से बन तो सकता है, लेकिन एक चीज़ में ध्यान क्या रखना है, नोट पॉइंट, बाय एक्सेसिव यूज इट कैन बी एग्जॉस्टेड। अगर हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे इसको, रिन्यूएबल रिसोर्स को, तो ये भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया है। तो थोड़ा देख लेते हैं, ऊपर में भी तो रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले बताया नेचुरल रिसोर्स। तो नेचुरल रिसोर्स क्या होता है? नेचुरल रिसोर्स ऐसा सामान होता है, मटेरियल होता है जो कि नेचर में पाया जाता है, जैसे एयर, वाटर, लैंड, प्लांट्स, एनिमल्स, इसी। ठीक है, अगर हम बात करें एबंडेंस के बेसिस पे तो रिसोर्स दो टाइप्स का होता है। एबंडेंस मतलब मौजूद कितना है। ठीक है, कि वो चीज़ है कितना। तो दो टाइप्स का होता है, एक इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स, एक एग्जॉस्टिबल रिसोर्स। इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स क्या होता है? ये एक ऐसा रिसोर्स होता है जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में है। ठीक है, और ये खुद को जल्दी से जल्दी बना सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में एयर, सनलाइट, वाटर, रेनफॉल। ठीक है, ये जो एग्जॉस्टिबल रिसोर्स है, ये एग्जॉस्टिबल रिसोर्स क्या होता है? ये एक ऐसा रिसोर्स होता है जो कि बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको बराबर यूज़ करते हैं, कंटिन्यूसली यूज़ करते हैं, तो ये खत्म हो जाएगा। एग्जाम्पल में सॉइल, कोल हो गया, पेट्रोलियम, ईटीसी हो गया। ठीक है, अब ये जो एग्जॉस्टिबल रिसोर्स है ये भी दो टाइप्स का बताया, एक रिन्यूएबल, एक नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है? ऐसा रिसोर्स जो खुद को बना सकता है, भले इसको समय लगेगा लेकिन वो बना लेगा, लेकिन इसका भी अगर हम लोग ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये भी खत्म हो जाएगा। ये नोट पॉइंट था। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स एक ऐसा रिसोर्स होता है जो कि अपने आप को उतना जल्दी बना नहीं सकता जितना जल्दी वो खत्म हो रहा है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस हो गया। ठीक है, ये सब है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, फॉसिल फ्यूल्स के बारे में चलते हैं, थोड़ा इसको पढ़ते हैं। फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है? सम रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम, इट इज कॉल्ड फॉसिल फ्यूल। कुछ रिसोर्सेज जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सबको क्या बोलते हैं? फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। ठीक है, फॉसिल फ्यूल मतलब डेड एंड डिकाइंग प्लांट से जो फ्यूल बनता है, फ्यूल। अब फॉसिल फ्यूल तो हम लोग पढ़ दिए, लेकिन उससे पहले जानना पड़ेगा ये फ्यूल क्या होता है, फॉसिल क्या होता है। तो आइए चलिए इसको भी जानते हैं। द मटेरियल्स दैट आर बर्न टू प्रोड्यूस पावर, हीट, एनर्जी आर कॉल्ड फ्यूल। फ्यूल क्या होता है? फ्यूल एक ऐसा मटेरियल होता है, यानी ऐसा सामान होता है जिसको जलाने से क्या निकलता है? पावर मिलता है, पावर जनरेट होता है, हीट निकलता है और एनर्जी बनता है।
ठीक है। तो ये होता है फ्यूल। फॉसिल का बात करें तो फॉसिल क्या होता है? द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स बरीड अंडर द अर्थ फॉर मिलियंस ऑफ ईयर। जो डेड एंड डिकेइंग प्लांट है, मतलब जो मरा हुआ प्लांट या जानवर जो है जो जमीन के अंदर में दब गया है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? फॉसिल्स बोलते हैं। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर वाई होगा, ईयर, YEAR, यहाँ पर ई नहीं होगा, EAR नहीं होगा, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ते हैं कोल के बारे में, ठीक है। कोल, कोल क्या है? कोल एक फॉसिल फ्यूल है, ठीक है। उसके बाद ये जो हार्ड होता है और ब्लैक होता है, ठीक है। हार्ड भी होता है, ब्लैक होता है, पता है। ये कोयला हार्ड होता है, फाउंड इन डीप माइन। से कहाँ पाया जाता है? डीप माइन में पाया जाता है। इंडिया में बात करें तो ये बिहार में पाया जाता है, झारखंड में पाया जाता है, वेस्ट बंगाल में पाया जाता है, उड़ीसा में पाया जाता है और मध्य प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है। अब बिग कोल माइंस कहाँ कहाँ है? यानी बड़ा बड़ा कोल का माइंस, ठीक है, वो झरिया में है, झारखंड के अंदर में। कहाँ पर? झरिया में है, बोकारो में है, ठीक है। रानीगंज जो कि वेस्ट बंगाल में, ठीक है। ये झरिया बोकारो ये दोनों झारखंड के अंदर में है, और ये जो रानीगंज है ये वेस्ट बंगाल में। ये सब जो है बड़ा बड़ा कोल का माइंस है, ठीक है। अब देखिए कि कोल में क्या होता है। कोल में क्या पाया जाता है? तो कोल जो है इसके अंदर में कार्बन पाया जाता है, मैक्सिमम सबसे ज़्यादा कार्बन रहता है, और कुछ मात्रा में नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी रहता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ कोल, कोल कितने टाइप्स का होता है? तो कोल जो है वो 4 टाइप्स का होता है। एंथ्रासाइट कोल, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोल, ठीक है। एंथ्रासाइट कोल क्या होता है? ये एक ऐसा कोयला यानी ऐसा कोल होता है जिसमें 86% से लेकर 92% तक कार्बन होता है, और ये सबसे अच्छा क्वालिटी का कोल है, यानी सबसे अच्छा कोयला यही है, ठीक है। ये बिटुमिनस कोल क्या होता है? बिटुमिनस कोल जो है ऐसा कोल यानी ऐसा कोयला होता है जिसमें 70 to 85% कार्बन होता है, और इसका हम लोग यूज़ करते हैं इंडस्ट्रियल यूज़ करने, यानी इंडस्ट्री में यूज़ करने के लिए, हीट जनरेट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए इस कोयला का यूज़ करते हैं। लिग्नाइट कोल क्या होता है? लिग्नाइट कोल एक ऐसा कोल होता है जिसमें 65 to 70% कार्बन मिलता है, ठीक है, और इसका हम लोग घर में यूज़ करते हैं। पीट कोल क्या होता है? पीट कोल जो है ऐसा कोल होता है, ऐसा कोयला होता है जिसमें 60% कार्बन होता है, ठीक है। तो पहले हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं। कोल क्या होता है? कोल एक तरह का फॉसिल फ्यूल है, हार्ड और ब्लैक होता है, डीप माइंस में पाया जाता है। इंडिया में बात करें तो बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश सब में पाया जाता है। बिग कोल यानी जो बड़ा वाला जो कोल माइंस है वो झरिया है और बोकारो है जो कि झारखंड में है, और एक रानीगंज है जो कि वेस्ट बंगाल में। कोल में क्या पाया जाता है? कार्बन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, उसका नाइट्रोजन, फिर सल्फर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये सब पाया जाता है, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग आगे समझते हैं ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होता है। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग कोल को तोड़ देते हैं, किसमें? अपने यूज़ के हिसाब से, जैसे कोक में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना, कोल टार में कर देते हैं, और कोल गैस में कर देते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे किया जाता है? तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग कोल को कन्वर्ट कर देते हैं कोक, कोल टार, कोल गैस में, हीटिंग करके, यानी उसको गर्म करके बहुत ही हाई टेम्परेचर पे कोल को रखेंगे तो वो कोल टूट के कोक बन जाएगा, या तो कोल टार या तो कोल गैस, वो हीट के हिसाब से वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि ये कोक क्या होता है। तो चलिए कोक को समझते हैं। कोक टच पोरस, कोक जो है ये टफ होता है। कोक क्या होता है? टफ, यानी बहुत हार्ड होता है ना। पोरस होता है, ग्रेस ब्लैक स्टोन, और ये क्या है? ग्रेस ब्लैक स्टोन, यानी ग्रे कलर का और काला कलर का स्टोन जैसा होता है, ठीक है। ये पोरस का मतलब क्या होता है? पोरस का मतलब जिसको हम लोग बोल सकते हैं, जैसे घर जब बनता है तो गिट्टी टाइप का नहीं रहता है, जो ट्रैंगुलर शेप का रहता है, तो वो होता है, ठीक है। ऑब्टेन्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, ये कोक कैसे बनता है? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कारण बनता है, प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन के प्योर फॉर्म से बनता है, और कंटेन 98% कार्बन, और इसमें क्या होता है? 98% कार्बन होता है। तो आप लोग देख रहे हो ना कि ये कितना प्योर कोल है, इसमें 98% कार्बन है। चलिए फिर हम लोग इसका यूज़ को समझते हैं कि इसका क्या यूज़ है, ये कहाँ यूज़ करते हैं हम लोग कोक का। रॉ मटेरियल्स फॉर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, इसका हम लोग यूज़ करते हैं रॉ मटेरियल के तौर पे आयरन और स्टील इंडस्ट्री में, यानी आयरन और स्टील के इंडस्ट्री में कोक का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर, हम लोग इसका यूज़ करते हैं ओर से मेटल निकालने के लिए, ठीक है। और क्या होता है? ज़मीन के अंदर पाया जाता है, अर्थ के नीचे, और उससे हम लोग को मेटल निकालने के लिए हम लोग कोक का यूज़ करते हैं। टू प्रोड्यूस गैस एंड वाटर गैस, ठीक है, और इसका हम लोग इसलिए भी यूज़ करते हैं ताकि हम लोग गैस प्रोड्यूस कर पाए और वाटर गैस, ठीक है, इसे हम लोग प्रोड्यूस कर पाए। अभी हम लोग आगे देखते हैं कि ये कोल टार क्या है। कोल टार ब्लैक थिक लिक्विड होता है। कोल टार क्या होता है? ये ब्लैक होता है और थिक लिक्विड है, यानी डीजल के जैसा दिखता है, हम डीजल नहीं बोल सकते हैं, मोबिल जिसको बोलते हैं ना गाड़ी में, जो पूरा ब्लैक हो जाता है, उसी टाइप का दिखता है ये कोल टार। इट हैज़ अनप्लेजेंट स्मेल, इसका स्मेल बहुत ही खराब होता है, ठीक है। यूज्ड इन मेकिंग ऑफ पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड बनाने के लिए यूज़ करते हैं, परफ्यूम बनाने के लिए यूज़ करते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स बनाने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। ऑब्टेन्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, ये भी कैसे बनता है? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के कारण ही बनता है, ठीक है। और ये जो कोल टार है इसी का हम लोग यूज़ करते हैं रोड बनाने के लिए। रोड में आप लोगों ने देखा होगा कि जो ब्लैक जो रोड दिखता है वो इसी कारण दिखता है, ठीक है। अभी हम लोग कोल गैस पढ़ते हैं कि ये कोल गैस क्या है, ठीक है। तो ये जो कोल गैस जो है ये भी मिलता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से ही, ठीक है, ये भी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से ही मिलता है। कंसिस्ट ऑफ गैसेस, अब कोल गैस में जो है इसके अंदर बहुत सारा गैस होता है, जैसे हाइड्रोजन गैस हो गया, मीथेन हो गया, और सिंथेटिक फाइबर्स भी आ जाता है, ठीक है। अभी देखते हैं और क्या होता है, इसका हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं। ये जो कोल गैस है इसका हम लोग यूज़ करते हैं डोमेस्टिक कुकिंग, घर में खाना बनाने के लिए इसका हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। लाइटनिंग पर्पस टिल 1960, लाइटनिंग पर्पस यानी लाइट जलाने के लिए भी हम लोग कोल गैस का भी यूज़ करते हैं, ठीक है, जो कि 1960 से हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो पुराने ज़माने में जो गैस आता था उसमें हम लोग एक छोटा सा बैलून टाइप का लगाते थे, और गैस को चालू करके जब माचिस जलाते थे तो वो जलने लगता था, तो वो कोल गैस की था, ठीक है।
अब इसके बाद है अमोनियम कंपाउंड्स। अब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से अमोनियम कंपाउंड भी मिलता है। अब इसको समझते हैं। ड्यूरिंग डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कोल अमोनियम कंपाउंड्स आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के समय कोल भी निकलता है और अमोनियम कंपाउंड्स भी निकलता है। ठीक है, इसका कहाँ यूज़ करते हैं? इसका यूज़ करते हैं नाइट्रोजीनियस कंपाउंड बनाने के लिए। ठीक है, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड मतलब नाइट्रोजन का मात्रा इसमें ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का कोल पूरा खत्म हो जाता है और अब हम लोग पेट्रोलियम पे आ चुके हैं। तो हम लोग पेट्रोलियम को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पेट्रोलियम ये एक डार्क कलर का थिक ऑयली लिक्विड होता है। क्या होता है? डार्क कलर का एकदम थिक ऑयली लिक्विड होता है। ग्रीक लैंग्वेज में जो है इसको बोलते हैं पेट्रा। ठीक है, रॉक्स एंड ओलियम। जो पेट्रा होता है इसका मतलब रॉक्स होता है और जो ओलियम है उसको ऑयल बोलते हैं। ठीक है, तो ग्रीक लैंग्वेज में पेट्रोलियम का मतलब क्या होता है? तो ग्रीक लैंग्वेज में जो पेट्रा है इसका मतलब होता है रॉक और ओलियम का मतलब होता है ऑयल, यानी रॉक से मिलने वाला ऑयल। ठीक है, वर्ड पेट्रोलियम मीन्स ऑयल फ्रॉम रॉक, ये चीज़ में लिखा हुआ है। पेट्रोलियम वर्ड का मतलब होता है ऑयल यानी तेल जो कि रॉक से मिलता है। तो चलिए फिर हम लोग आगे समझते हैं फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम, कि पेट्रोलियम का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे बनता है पेट्रोलियम। डिकम्पोजिशन ऑफ डेड रिमेन्स ऑफ मराइन प्लांट एंड एनिमल्स बरीड अंडर सी फ्रॉम मिलियंस ऑफ ईयर। तो ये जो पेट्रोलियम है ये डिकम्पोजिशन के कारण बनता है, यानी सड़ने के कारण बनता है। तो फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम कैसे बनता है? ये डिकम्पोजिशन यानी सड़ने की वजह से, डेड रिमेन्स जो भी मरा हुआ चीज़ है उसके डिकम्पोज होने के कारण जो है पेट्रोलियम बनता है। ठीक है, तो ये बनता कहाँ है? डेड मरा हुआ क्या चीज़? मराइन प्लांट। ठीक है, यानी पानी में रहने वाला प्लांट और एनिमल जो मर जाते हैं। ठीक है, और वो क्या हो जाता है? पानी के नीचे दब जाते हैं और जब वो मिलियंस ऑफ ईयर तक रहते हैं उस जमीन के नीचे में, यानी उस मिट्टी के नीचे में जब मिलियंस ऑफ ईयर्स तक रहते हैं तो उनका बॉडी क्या होता है? सड़ने लगता है और वही सड़ने के कारण ही, वही डिकम्पोजिशन के कारण ही पेट्रोलियम बनता है। ठीक है, तो अगर कोई पूछे पेट्रोलियम कैसे बनता है, तो पेट्रोलियम जो है वो समुद्र का प्लांट और एनिमल जब मर जाता है, वो जब जमीन के नीचे चला जाता है तो उसका बॉडी जब सड़ता है तो उसी से पेट्रोलियम बनता है। ठीक है, हाउ इज़ पेट्रोलियम ऑब्टेन्ड। अब ये जो पेट्रोलियम है इसको हम लोग निकालते कैसे हैं, मिलता कैसे हम लोग को? ये तो लोग समझ ले कि बनता कैसे, लेकिन मिलता कैसे है? द लेयर ऑफ कंटेनिंग पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इज फाउंड एबव वाटर। ठीक है, जो लेयर है पेट्रोलियम का, यानी पेट्रोलियम जिस लेयर पे मिलता है, जमीन का जिस लेयर पे मिलता है, ठीक है, एंड नेचुरल गैस इज फाउंड एबव, तो ये पानी के ऊपर में पाया जाता है। ये जिस लेयर में पाया जाता है वो पानी के हमेशा ऊपर में होता है। जैसे ये जो है ये हमारा मान लीजिए लेयर है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो है वाटर है, तो इस वाटर के ऊपर में यहाँ ये वाला जो एरिया है, इस एरिया में हमेशा पेट्रोल मिलेगा और नेचुरल गैस मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो गैस, ये जो पेट्रोलियम होता है ये हल्का होता है। ठीक है, तो इसी के लिए ये पानी के ऊपर में तैरता है। आप लोगों ने भी देखा होगा तेल जो होता है वो पानी के ऊपर में तैरता है। ठीक है, इसी के लिए ये इसके ऊपर में पाया जाता है। पेट्रोल एंड नेचुरल गैस आर लाइटर देन वाटर। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पेट्रोलियम और जो नेचुरल गैस होता है वो पानी से हल्का होता है, इसी के लिए वो पानी से मिक्स नहीं होता और वो पानी के ऊपर में तैरता है। ठीक है, अभी पढ़ते हैं हम लोग क्रूड ऑयल। ठीक है, क्रूड ऑयल, ये क्रूड ऑयल क्या होता है? क्रूड ऑयल मतलब होता है कच्चा तेल, रॉ फॉर्म ऑफ पेट्रोलियम। ये लिखा है रॉ मतलब कच्चा, पेट्रोलियम का रॉ फॉर्म यानी कच्चा फॉर्म है। ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लैक गोल्ड। ये जो क्रूड ऑयल है इसको हम लोग ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं। ठीक है, निकाला सोना फाउंड। अब ये क्रूड ऑयल कहाँ पाया जाता है? आसाम में पाया जाता है, गुजरात में पाया जाता है। ठीक है, और रिवर बेसिन्स ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा, गोदावरी और कृष्णा नदी के सामने किनारे में ये पाया जाता है क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल। ठीक है, अब हम लोग आगे समझते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोल। अब हम लोग को पता तो चल गया कि पेट्रोलियम बनता कैसे है, उसके बाद ये जो है मिलता कैसे है, कहाँ पर मिलता है। अब हम लोग समझते हैं कि ये जो पेट्रोलियम है डायरेक्ट हमारे पास आता नहीं है, इसका पहले रिफाइनिंग किया जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग समझें कि इसका रिफाइनिंग कैसे होता है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग यूजफुल प्रोडक्ट फ्रॉम द पेट्रोलियम इज कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है, रिफाइनिंग का मतलब क्या होता है? रिफाइनिंग एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसा तरीका है जिसमें हम लोग जो है अपने काम का जो प्रोडक्ट है उसको सेपरेट करते हैं, यानी अलग करते हैं। ठीक है, पेट्रोलियम से। तो पेट्रोलियम से जो यूजफुल प्रोडक्ट है उसको अलग करने का जो प्रोसेस है उसी को हम लोग रिफाइनिंग बोलते हैं। ठीक है, पेट्रोल रिफाइनरीज कहाँ पर, यानी ये जो पेट्रोल साफ़ करने वाला फैक्ट्री यानी एरिया कहाँ पर है? वो चेन्नई में है। ठीक है, कोचीन में है, मथुरा में है, मुंबई में है, कोयाली में है, हल्दिया में है, ETC, ये सब जगह में है। ठीक है, अभी पढ़ते हैं ये पेट्रोकेमिकल क्या होता है। यूजफुल सब्सटेंसेस ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। पेट्रोकेमिकल्स एक ऐसा सामान होता है, ऐसा प्रोडक्ट यानी ऐसा सामान होता है जो कि हम लोग को मिलता है पेट्रोलियम से और नेचुरल गैस से मिलता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल है पॉलीथीन, ये पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से मिलता है। रबड़, उसके बाद तुम्हारा परफ्यूम हो गया, डाइज हो गया, डाइज मतलब कलर है। ठीक है, मेडिसिन हो गया, एक्सप्लोजिव्स। ठीक है, तो ये सब जो है पेट्रोकेमिकल का ही प्रोडक्ट है, जो कि पेट्रोकेमिकल, पेट्रो मीन्स पेट्रोलियम और केमिकल। ठीक है, तो पेट्रोल से जो यानी पेट्रोलियम से जो बनता है सब्सटेंस उसी को पेट्रोकेमिकल सब्सटेंस हम लोग बोलते हैं। अभी हम लोग आगे समझते हैं कि ये नेचुरल गैस क्या होता है। तो हमारा पेट्रोलियम खत्म हो चुका है, यहाँ पर हम लोग नेचुरल गैस पर आ चुके हैं। नेचुरल गैस ऑक्योर्स डीप इनसाइड अर्थ। ये जो नेचुरल गैस है ये कहाँ पाया जाता है? ये अर्थ के एकदम इनसाइड, बहुत अंदर में पाया जाता है। डीप इनसाइड, डीप मतलब गहरा, इनसाइड मतलब अंदर, तो ये अर्थ के बहुत अंदर पाया जाता है। बिटवीन रॉक एंड पेट्रोलियम, रॉक और पेट्रोल यानी पत्थर और पेट्रोल के बीच में नेचुरल गैस पाया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है जो गैस होता है वो सबसे हल्का होता है। ठीक है, तो वो इसीलिए वो पेट्रोलियम के भी ऊपर में होता है। ठीक है,
अब ये जो नेचुरल गैस है इसमें ज़्यादातर मेनली जो है मीथेन गैस पाया जाता है नेचुरल गैस में, ठीक है। अब ये जो नेचुरल गैस है ये कहाँ पाया जाता है, त्रिपुरा में पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है, ETC और भी बहुत सारी जगह में पाया जाता है। ये पढ़ते हैं यूजेस ऑफ नेचुरल गैस कि नेचुरल गैस का क्या क्या यूजेस है। तो नेचुरल गैस को हम लोग यूज़ करते हैं CNG यूज इन कार बसेस। आप लोगों ने देखा होगा अभी के समय में CNG कार और CNG बसेस आ गया है, तो वो जो CNG है वो क्या है, वही तो नेचुरल गैस है। तो वो CNG गैस से चलता है कार बस ये सब, ठीक है। CNG फॉर पावर जनरेशन, CNG का भी यूज़ करते हैं हम लोग पावर बनाने के लिए, है ना। यूज एज स्टार्टिंग मटेरियल, इसको हम लोग नेचुरल गैस का हम लोग यूज़ करते हैं स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पे, और उससे बहुत सारा चीज़ बनता है, ठीक है। नंबर ऑफ केमिकल्स, बहुत सारे केमिकल्स बनता है, फर्टिलाइजर्स बनता है इसी नेचुरल गैस से। तो चलिए फिर हम लोग आगे समझते हैं लिमिटेशंस ऑफ फॉसिल फ्यूल, कि ये जो फॉसिल फ्यूल्स है इसका क्या लिमिटेशन है, यानी इसकी खामियाँ क्या है, खराबी क्या क्या है इसमें। सबसे पहले तो ये लिमिटेड अवेलेबिलिटी, ये बहुत कम मात्रा में, लिमिटेड मात्रा में है, ठीक है। ज़्यादा यूज़ करेंगे तो खत्म हो जाएगा, और इसके कारण एयर पॉल्यूशन भी होता है, ठीक है। तो ये जो है इसका लिमिटेशंस है, यानी ये खराबी है फॉसिल फ्यूल यूज़ करने, ठीक है। अभी हम लोग समझते हैं कि ये कंजर्वेशन, तो ये जो फॉसिल फ्यूल है इसको हम लोग कैसे बचाएंगे। तो केयरफुल यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, कैसे बचा सकते हैं, रिसोर्सेज का सही से उपयोग करके, जैसे रिड्यूस द यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एज रिक्वायर्ड, जितना जरूरत है उतना ही फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे तो हमारा बच जाएगा फॉसिल फ्यूल। यूज़ रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी लाइक विंड एनर्जी, सोलर एंड हाइड्रो एनर्जी, ठीक है। क्या यूज़ करके, रिन्यूएबल सोर्सेज का यूज़ करके बिजली बनाना है, एनर्जी जो भी बनाना है तो नेचुरल यानी रिन्यूएबल रिसोर्स से बनाएंगे। जैसे कि हो गया विंड एनर्जी बनाएंगे तो हमारा फॉसिल फ्यूल बचेगा, सोलर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, ये सब से बनाएंगे बिजली, और फॉसिल फ्यूल से उसका यूज़ कम कर देंगे तो फॉसिल फ्यूल बच जाएगा। तीसरा क्या है, यूज़ मोर फ्यूल इफिशिएंट मशीन्स, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा मशीन्स का यूज़ करो जिसमें फ्यूल कम लगता है, ठीक है। ऐसा मशीन बनाओ जिसमें फ्यूल कम लगता है, उसका भी उस तरह मशीन का यूज़ करेंगे तो भी फॉसिल फ्यूल से बचेगा। दी सेंसिबल एंड इकोनॉमिक यूज़ ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, जो सेंसिबल और इकोनॉमिक यूज़ है एनर्जी रिसोर्स का, यानी ये फॉसिल फ्यूल क्या है, ये एनर्जी रिसोर्स है, इसी से ही एनर्जी बनता है। तो जो हम लोग सही से सेंसिबल यानी दिमाग से जो यूज़ करेंगे, सेंस से अगर हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये हमारा कंजर्व होगा, बचेगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। सही से रिसोर्सेज का यूज़ करना यही होता है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स या फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। जुडिशियस यूज़ ऑफ एनर्जी, एनर्जी का सही उपयोग क्या है, हेल्प इन डेवलपिंग टेक्नोलॉजी टू मीट एवरी एनर्जी रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो एनर्जी का अगर हम लोग ये हम लोग को क्या काम आता है, तो ये जो हम लोग को मदद करता है टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में, है ना, ताकि हमारा जो ज़रूरत है हम उस ज़रूरत को पूरा कर सकें। गिव साइंटिस्ट एंड इंजीनियर टाइम टू डेवलप मोर सफिशेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ठीक है। और ये जो है साइंटिस्ट एनर्जी को अगर हम लोग, तो जुडिशियस यूज़ ऑफ एनर्जी यानी एनर्जी का सही उपयोग, ठीक है। एनर्जी का हम सही उपयोग करेंगे तो क्या होगा, ये हम लोग को मदद करेगा डेवलपिंग टेक्नोलॉजी यानी नया टेक्नोलॉजी बनाने के लिए, ताकि हमारा जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग पूरा कर सके। और ये जो साइंटिस्ट और इंजीनियर को टाइम देता है ताकि वो लोग और अच्छे से अच्छे मशीन बना सके, ताकि फॉसिल फ्यूल का यूज़ कम से कम हो। तो स्टूडेंट्स यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म होता है, और अगर आपको चैप्टर समझ में आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो पर।